हेलो दोस्तों, स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद 10 बजे सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का वीडियो आप देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में मैंने सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज डिटेल में आपके सामने डिस्कशन किया हुआ है। यही पीडीएफ आपको, जो आपका पीडीएफ वाला जो लिंक है उसमें जैसे आप टैप करेंगे तो आईडी मैक्रो और उसकी जस्ट नीचे ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों वो चैप्टर कौन सा है? एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड। वो असर्शन रीजन बेस्ड है और वो है डिफ्लेशनरी गैप। तो इसका मतलब असर्शन रीजन में एक एडीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया, वो भी डिफ्लेशनरी गैप से रिलेटेड। और उसके बाद एक एमसीक्यू है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे वे एमसीक्यू बना रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड एक नेशनल इनकम से वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो इसका मतलब आपको थियोरेटिकल पार्ट भी आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही प्रेफरेंस दे रहे होंगे तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं चीजों को। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वैल्यू एडेड मेथड की थ्योरी बुक रीडिंग सेशन में हो चुका है, टेंशन मत लो। फॉरेन एक्सचेंज रेट से मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4th नंबर, अगेन एमसीक्यू बेस्ड है। 5th नंबर क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, एग्रीगेट डिमांड के एएस कर्व से रिलेटेड। आपको सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो आपको दो जगह से मिल सकता है। एक तो आप मेरे जो लिंक मैंने दिए पीडीएफ वाले उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर आप cbseacademic.nic.in में जाओगे तो भी आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट से रिलेटेड। तो देखो, गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव और डेफिसिट और एग्रीगेट डिमांड में भी अभी दो। तो एग्रीगेट डिमांड का एएस कर्व का क्वेश्चन है और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो इसका मतलब एमसीक्यू में ही गवर्नमेंट बजट के दो नंबर यही कवर कर लिया उन्होंने। फिर एग्रीगेट डिमांड आ गया, कंसेप्ट ऑफ एमपीसी से रिलेटेड। यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे एमपीसी से रिलेटेड वैल्यू जो रहती ना, वैल्यू एमपीसी का पूरा बिहेवियर कि एमपीसी 0 कब होता है, 1 कब होता है, इनके बीच में मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एमपीसी से रिलेटेड वो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन वहां से आया है। और एग्रीगेट डिमांड में एडी के कंपोनेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो आप देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड चैप्टर से कम कितने क्वेश्चन आ गए? 1, 2 और उस यूनिट का 3rd चैप्टर दैट इज एक्सेस डिमांड, यहीं से आपके 3 नंबर यहीं आ रहे हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, एडी के छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो एमसीक्यू या स्टेटमेंट फॉल्स में आ रहे हैं। अगला पेज डिस्कस करते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन अगेन गवर्नमेंट बजट का है, लेकिन इस बार वो कैपिटल रिसीट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया उन्होंने। बैलेंस ऑफ पेमेंट, 10th नंबर क्वेश्चन, अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखा नहीं था। करंट अकाउंट में एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू से रिलेटेड अगेन। अब देखो दोस्तों 11th नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन आया हुआ है वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड, वो है एमसीक्यू में। अगर आप देखोगे तो नेशनल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर मेथड और ऑप्शन में प्रिकॉशन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। 11th नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा 3 नंबर का, पेपर में भी 11th नंबर का क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिखेगा, और उसमें ऑप्शन सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है, तो एग्जाम में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड है, तो यहां पर ऑप्शन में नेशनल इनकम के मेथड का प्रिकॉशन दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ गया? इनकम मेथड से रिलेटेड है शायद। गवर्नमेंट बजट, 2 हेड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट बजट के अभी तक क्वेश्चन हो गए दोस्तों, क्योंकि अकेला सिंगल चैप्टर ही 6 नंबर का है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल हैं, अलग अलग। अब ये 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है, 3 नंबर का। एमसीक्यू में तो अपन ने देख लिया। टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स रेवेन्यू के 2 हेड्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। 13 क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट में बीओपी के कंपोनेंट और बीओपी की एक नॉर्मल सी मीनिंग। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये 1 मार्कर था, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था, और कंपोनेंट ऑफ बीओपी से रिलेटेड 3 मार्क का क्वेश्चन था। जैसे क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ बीओपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो चाहे 3 मार्कर्स बेस्ड हो। इसमें आपको क्या पूछेगा, कोई ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये करंट अकाउंट का पार्ट है कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे और सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड, डेरिवेशन ऑफ कर्व।
कितने नंबर का है दोस्तों? 4 मार्क्स का। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का। और ऑप्शन में भी एग्रीगेट डिमांड बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम और बीपी है। इसका मतलब आपके लिए डेरिवेशन वाला टॉपिक और इक्विलिब्रियम लेवल और बीपी लेवल पर इनकम निकालना या कंजम्पशन और सेविंग निकालना, जो अपन ने लास्ट अभी मैराथन में किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। तो एक ऑप्शन में डेरिवेशन कर्व दिख रहा है और न्यूमेरिकल बेस्ड बीपी और इक्विलिब्रियम वाला भी एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसका मतलब 4 नंबर तो आप ये से ले लो कि ये 2 क्वेश्चन में से एक तो दिखेगा ही दिखेगा। ये ध्यान रख लो दोस्तों। अगला पार्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है 4 मार्क का। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पिछले पीवाईक्यू में आप देखोगे, एसक्यूपी में देखोगे, बार बार आया हुआ है। भले ही क्वेश्चन को पूछने के तरीके में डिफरेंस आया होगा, लेकिन टॉपिक एज इट इज उठ के बार बार आया है। इवोल्यूशन ऑफ मनी एक क्वेश्चन है। 1+1 मतलब बेसिकली ये है कि ये क्योंकि 16th नंबर जो क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है? 6 मार्क का। तो अपने को वहां पे क्या 3+3 करके क्वेश्चन पूछा है। एक केस स्टडी है, बड़ी सी केस स्टडी के बेसिस पे इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब जैसे डिजिटाइज मनी, ई मनी, पेपर मनी, इसके बेसिस पे आपको एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें 3 to 3 ऐसे 2 क्वेश्चन पूछा। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे। अगर अपन डिस्कस करेंगे तो 17th जो क्वेश्चन है वो मेथड बेस्ड है। अब मेथड्स नेशनल इनकम में से एक जो क्वेश्चन है वो है रियल और नॉमिनल जीडीपी का, वो है 3+3। और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम का बेसिस ऑफ फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स और डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। मतलब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन वो बेसिस ऑफ फाइनल और इंटरमीडिएट। देखो आपको पता होगा कि किस बेसिस पे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। वो एक क्वेश्चन उन्होंने 4 नंबर का दिया हुआ है ऑप्शन में, और 2 नंबर का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि डिस्ट्रक्शन की वजह से, फ्लड की वजह से एसेट्स खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? तो कैपिटल है कि डेप्रिसिएशन? तो इससे रिलेटेड 2 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे मेथड से उन्होंने क्या क्या चीजें कवर कर ली। उन्होंने कवर कर लिया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उन्होंने कर लिया प्रिकॉशन, उन्होंने कर लिया एक मेथड, उन्होंने कर लिया फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स का टॉपिक, उन्होंने कवर कर लिया डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। तो सैंपल क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से ये ऐसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स जो उन्होंने कवर किए हैं। अगला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला 18th नंबर क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत देख चुका हूं, बहुत इजी। स्टेटमेंट बेस्ड है 19 क्वेश्चन, पहले चैप्टर से रिलेटेड, और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? हैंडीक्राफ्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है और अगर आपने पहला चैप्टर आपको पूरा याद है, लेकिन अगर की गलती से भी हैंडीक्राफ्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल सेक्टर छूट गया, तो बेसिकली आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो वहीं खत्म। तो इसलिए डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को याद रखना, समझ के जाना भूलिएगा मत। आगे ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड एक एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड एक असर्शन रीजन है 1964-66 6% ऑफ जीडीपी, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्वेश्चन। अगला है 21 क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया गया था, ये एमसीक्यू बेस्ड है। रूरल डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एमसीक्यू। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से फाइनेंशियल सेक्टर में आपको एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन आया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। मतलब अगर आपने प्रैक्टिकली भी देखो, हिस्टोरिकली भी देखो और थ्योरेटिकली भी देखो, यहां से ही तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे कंट्री के लिए। 24th इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में जो चैप्टर है उससे जीएलएफ कैंपेन के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको करके ही जाना चाहिए। एनवायरमेंट से जो सीपीसीबी वाला एक टॉपिक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके फंक्शन दिए हुए हैं, फंक्शन याद करके जाना, 3 से 4 फंक्शन याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको कोई भी मान के चलो केस स्टडी टाइप का 3 से 4 लाइन का कुछ दे देगा और वहां पर पूछेगा कि वो जो पर्टिकुलर केस स्टडी में जो पर्सन है ए, बी या सी, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, ओपन अनएम्प्लॉयड है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयड है, ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। रूरल डेवलपमेंट में रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब 5 रिवॉल्यूशन है अपने पास, सिल्वर, गोल्डन, व्हाइट, ब्लू, ये सारे जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है।
28 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का अप्रेजल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के अप्रेजल और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 मार्क का आया है। मुझे लगता है कि अप्रेजल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए, एज इट इज याद होना चाहिए। मैंने 100 डे सीरीज में भी कवर किया है और बुक रीडिंग सेशन में भी कवर किया हुआ है। 29 क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है शायद आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ रहा है। लिबर्टी इंडिकेटर 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है बिल्कुल आ रहा है, ध्यान से पढ़ के जाएंगे दोस्तों लिबर्टी इंडिकेटर। चलते हैं आगे 30th क्वेश्चन में, इंडिया चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, इंडिया चाइना में ग्रेटली फॉरवर्ड पूछ लिया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ लिया, तो मतलब चाइना तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में आपको चाइना के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एनवायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एचसीएफ और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। आईएमपी बहुत बार पूछ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और एनवायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। रूरल डेवलपमेंट में मुझे ये भी लग रहा है आ रहा है क्वेश्चन। 2 मुझे ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन लिबर्टी इंडिकेटर और एक ये वाला क्वेश्चन सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको एज इट इज याद करके जाना दोस्तों, एज इट इज याद करके जाना। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। इनको करना क्या है, वो वाले क्वेश्चन की कितने पॉपुलेशन वाले गांव को आपको आदर्श ग्राम योजना के अंदर लेके आना है और कौन से ऐसे गांव है जिनको आपको नहीं डेवलप करना है, वो ध्यान रखना है। 33 क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाटा 2 नंबर का क्वेश्चन, कैटेगरी ऑफ वर्कर में 1 नंबर का क्वेश्चन और कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स में 3 नंबर का क्वेश्चन। तो बेसिकली मुझे लगता है कि लेबर फोर्स से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन लेबर फोर्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। और आईडी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34th, इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड ये लाइसेंस राज सिस्टम वाला जो एक क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो जरूर आएगा, जरूर। और यहां पे एक एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, आपको लगेगा सर ये मैक्रो का क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, ये मैक्रो का क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स में सबसे ज्यादा किसका सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आपको एज इट इज याद करके जाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए एसक्यूपी के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगा ही एसक्यूपी के हिसाब से क्या क्या हो गया, एक डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा इंडियाज फॉरेन ट्रेड। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब फिर ये गोल्स वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो सेकेंड चैप्टर में इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, पेपर में आ सकता है। सब्सिडीज वाले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्होंने स्किप किए हैं, जैसे अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990, वो भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहां पे खत्म होता है दोस्तों सैंपल पेपर एनालिसिस 24-25। नेक्स्ट चालू करेंगे हम सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का 23 और 24 का एनालिसिस। थैंक यू सो मच दोस्तों। हेलो दोस्तों, नया सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, ये है 2023-24 का। इसमें इस पीडीएफ में हमने काम किया है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर प्लस पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब लास्ट जो अपना जो बोर्ड्स था उसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे और सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसे टॉपिक्स जो सिमिलर थे, मतलब पिछले साल के एसक्यूपी में भी थे और उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स सेम एज इट इज टॉपिक्स, क्वेश्चन तो नहीं बट सेम एज इट इज टॉपिक्स जो उठकर एग्जाम में आ गए थे, कुछ क्वेश्चन तो सेम भी हैं, तो वो अपन डिस्कस करने वाले ऐसे कौन से टॉपिक है जो एज इट इज आ गए। तो देखो, जब आपको एनालिसिस जब मैं दिखाऊंगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सैंपल क्वेश्चन पेपर ही मुझे पढ़ के जाना है, तैयारी तो आपको अपनी पूरी ही करनी है, बट हां जब भी आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीजें आपको क्लियर करके बता दी हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जब आप कोई भी चैप्टर रीड कर रहे हो तो आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज देखते ही साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो एसक्यूपी का ये वाला क्वेश्चन मैं अभी साथ में कर लूंगा, क्योंकि मैंने वैसे ही चीजों को समराइज फॉर्म में आपको दिया हुआ है। चलो अब 23-24 की अगर बात करें, पिछले साल का एसक्यूपी,
पहला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड आया था, एग्रीगेट डिमांड का, कंजम्पशन फंक्शन बेस्ड, और सेम क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन पेपर में आ गया था। तो इसका मतलब सेम टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन अपन ने एसक्यूपी में देखा था, सेम क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम क्लोज्ड इकोनॉमी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड वैल्यू ऑफ प्रोपेंसिटी। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के वीडियो में भी मैंने बोला है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी मैं एक चीज बोलूंगा, प्रोपेंसिटीज एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस की वैल्यूज के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन 0, कौन -1, कौन मोर देन 1, कौन इक्वल टू 1, कब होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यू या स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा ही बनेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट का एक एमसीक्यू जो कि एसक्यूपी में भी 4th नंबर क्वेश्चन पेपर में था, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन नंबर 4 में ही ये सेम टॉपिक था। तो आपको समझ में आ रहा है कि चीजें इतनी रिपीटेटिव हो रही हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स, कि आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है करंट ईयर में। 5th क्वेश्चन फंक्शन ऑफ मनी से रिलेटेड था, एमसीक्यू। बैंकिंग का प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में था, और क्वेश्चन पेपर में भी 7th नंबर क्वेश्चन पे रिपीट कंसेप्ट हुआ है। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने लिखे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो गए हैं दोस्तों। क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड का एडी कर्व से रिलेटेड आपको नहीं लगता कि इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में एएस से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो ग्राफ से रिलेटेड, कर्व से रिलेटेड है? आपको नहीं लग रहा कि कर्व से रिलेटेड आपको स्टडी बहुत अच्छे से करनी चाहिए? एडीएस हो, इनकम डिटरमिनेशन हो, एक्सेस डिमांड हो, डेफिसिट डिमांड हो, कर्व के बारे में आपको नॉलेज पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड। 9th नंबर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम निकालना था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मैं आपको बोल रहा हूं ना, बीओपी में आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब अपन बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन में, तो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पे हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट काम खत्म। देखो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और ये एक, तो 4 नंबर तो यहीं से पूछ लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, चैप्टर तो 3 का है, मैंने आपको कितनी बार बोला है यूनिट 6 नंबर की है, चैप्टर को कितने मार्क्स का पूछेगा ये कहीं डिफाइन नहीं है। क्लियर है? ओके। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यू में 11th नंबर क्वेश्चन था, 12th नंबर एसक्यूपी में, 11th नंबर क्वेश्चन पेपर में, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इनकम डिटर्मिनेशन में मल्टीप्लायर से एमपीसी और एमपीएस निकालना था, वो क्वेश्चन 13 नंबर एसक्यूपी में था। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन पेपर में था, ये था दोस्तों 4 नंबर का, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। 14th नंबर क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड था, एक्स एंटे। देखो एक्स एंटे और एडीएस से रिलेटेड एक 100 डे सीरीज में मे बी 65 के बाद मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज 100 डे सीरीज में देख लेना। और बैंकिंग चैप्टर से एक रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों? 15th फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, 15 नंबर क्वेश्चन एसक्यूपी में, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14th का भी था क्वेश्चन पेपर में। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है 15 और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ 14th। 16th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट बजट में आपको न्यूमेरिकल ऑफ डेफिसिट है, मैं तो बोलता हूं सेम क्वेश्चन आ गया था 17, सेम, यहां 16th में वहां 17 में सेम आ गया था। कितने नंबर का आया था दोस्तों? ये आया था 1+1, मतलब 3+3। अब गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पता है पिछले साल के एसक्यूपी में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछ लिया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो रिलेटेड है वो सीधा समझाओ। तो देखो मैं ये नहीं बोलता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आ सकता है, क्योंकि देखो ये आया है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, तो पिछले साल का ही है,
पिछले साल का एसक्यूपी है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत 2-3 साल पुराना है कि उस समय पैटर्न अलग था, सेम पैटर्न है। तो 3 नंबर का ये गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और गवर्नमेंट बजट में नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर 3 नंबर, पहचानना था, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए थे और आपको पहचानना था कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 17 नंबर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ये ट्रांजेक्शन जो नहीं, आपको नहीं पता वो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड एक 3 नंबर का क्वेश्चन था एसक्यूपी में। और कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 1 नंबर का। ये नेशनल इनकम के देख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये फाइनल इंटरमीडिएट कैपिटल, फिर कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन अपन ने देख चुका, और एक मेथड का क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिया है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसक्यूपी में देखे जा रहे हैं। आईडी का पहला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, गोल्स ऑफ 5 प्लान से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर। लास्ट चैप्टर से रिलेटेड हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड एक एमसीक्यू। सेकेंड चैप्टर से अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एमसीक्यू। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है 1 नंबर का, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं 22 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से रिलेटेड एक असर्शन रीजन बना हुआ है। इंडिया चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन डुअल प्राइसिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब मैं तो बोलता हूं दोस्तों, चाइना की जो इकोनॉमी का जो 1.5 पेज का टॉपिक है आपके आईईडी में, चाइना से रिलेटेड एक एक वर्ड याद करके चले जाओ, मेरी गारंटी है इंडिया चाइना के उस पर्टिकुलर 1.5 पेज से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एसएचजी से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू। फिर देखो दोस्तों, एसक्यूपी में लिबर्टी इंडिकेटर है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में नहीं है, इस साल लिबर्टी इंडिकेटर सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, इस साल के पेपर में दिखेगा लिबर्टी इंडिकेटर, मार्क माय वर्ड्स। एम्प्लॉयमेंट में बेसिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के, तो बेसिक वर्कर क्या होता है, लेबर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस करोगे तो क्या आएगा, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये जो बेसिक्स है ये सारी चीजें वहां पर पूछा हुआ है। मिक्स्ड चैप्टर हैपनिंग एंड देयर, ये शायद इंडिया चाइना से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, मिक्स्ड चैप्टर नहीं, इंडिया चाइना से रिलेटेड, अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन। आपको जो हैपनिंग और उनकी जो डेट्स है अगर आप देखोगे ना तो डे 1 दैट इज कल से, जब आप देखोगे 12 तारीख से, आपको उस पीडीएफ वाले लिंक में डे वाइज में आपको एक एक पीडीएफ देते जाऊंगा कि जिसमें आपको डेट्स और इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स जो है वहां पर लिखी हुई है, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज का, मैंने वो साले प्रिपेयर करके दे दिया। 28 नंबर क्वेश्चन में इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पूछ लिया, फॉरेन सेक्टर पूछ लिया एसक्यूपी में, पिछले साल के एसक्यूपी में डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछ लिया है, क्लियर है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको हैरानी होगी, 29 नंबर क्वेश्चन एसक्यूपी में था और क्वेश्चन पेपर में भी 29 ही था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 नंबर का। उन्होंने इस क्वेश्चन के नंबरिंग में भी चेंजेस नहीं लाए, समझ रहे हो। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान से 1 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड उसके इंपैक्ट वगैरह 1 नंबर का क्वेश्चन है। रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जन धन योजना से रिलेटेड देख रहे हो, एसक्यूपी में 31 का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 31 में ही है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आप संदीप गर का उठाओगे या फिर एनसीईआरटी का उठाओगे तो आप देखोगे जहां चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक फोटो दिया हुआ है, डैम्स बन रहे हैं, और अपने एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के फोटो वाला। तो अब आप देख रहे हो पिछले साल ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन आया 4 मार्क का, उससे रिलेटेड एक इमेज भी है, तो समझ रहे हो ना दोस्तों, वो इमेज उठा के इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना सकते हैं। 22nd फिर अगेन एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड एक पिक्टोरियल क्वेश्चन था, और वही क्वेश्चन 32 क्वेश्चन अपना एसक्यूपी में था, सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन में भी था। 33 इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो 33 एसक्यूपी का सेम टॉपिक 28 का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स ऑप्शन में था दोस्तों,
और थर्ड चैप्टर से नवरत्न पॉलिसी से रिलेटेड, और वही क्वेश्चन देख रहे हो एसक्यूपी में 33, क्वेश्चन पेपर में भी 33। इतनी सिमिलैरिटीज हैं टॉपिक्स में, क्वेश्चन पेपर और एसक्यूपी में। 3 मार्क का एक क्वेश्चन था दोस्तों। एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट है, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक, सॉरी वही थियरी आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ गई थी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग से रिलेटेड, और ये ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड एक केस स्टडी बेस्ड 4 नंबर का क्वेश्चन था। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 का एनालिसिस। हम शुरू करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से रिलेटेड एनालिसिस। हेलो दोस्तों, नया सैंपल क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। यह है 22-23 का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या है? एग्रीगेट डिमांड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था दोस्तों, कंजम्पशन एंड एडी कर्व। मैं अगेन आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, जब भी आप एग्रीगेट डिमांड, इनकम डिटर्मिनेशन और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हो गया स्टेटमेंट बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। आप देख रहे हो एसक्यूपी में ये सेकंड क्वेश्चन है, तो उसी साल के क्वेश्चन पेपर में भी सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एमसीक्यू बेस्ड था। बैंकिंग से रिलेटेड अगेन बेसिक कंसेप्ट। देखो बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, कितने टाइप के अकाउंट हो गए। बेसिक कंसेप्ट में हो जाता है कि फंक्शंस क्या है, फिर बैंकिंग में हो जाएगा कि प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। ये जो बेसिक होता है, जो शुरुआती चैप्टर्स के जो डिफाइन होता है ना, चीजें जो एक्सप्लेन की गई रहती, ये सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है। तो ये एमसीक्यू हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। कैन यू इमेजिन, सैंपल क्वेश्चन पेपर का 4th क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में भी 4th क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट बेस्ड था। 5th क्वेश्चन है दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड। ये 5th एसक्यूपी का था, तो क्वेश्चन पेपर में भी 5th नंबर ही था। ये था स्टेटमेंट बेस्ड। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस से रिलेटेड एक एमसीक्यू था ऑप्शन में। फिर 6th क्वेश्चन देखो एग्रीगेट डिमांड के फंक्शंस ऑफ कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ एमपीसी। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं बार बार दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस से रिलेटेड वैल्यू आपको याद एज इट इज, उसके रीजंस पता होने चाहिए। क्लियर है? और फंक्शंस तो अपने को करके ही जाने, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑल्दो यहां पर एमसीक्यू आया है। बैंकिंग से रिलेटेड, मनी सप्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जैसे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वगैरह नहीं होता, जैसे एग्जांपल के लिए कि भैया मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन 2 टाइप के आ सकते हैं, या तो केस स्टडी बेस्ड में आपको इंस्ट्रूमेंट पहचानने बोलेगा, या फिर आपको एमसीक्यू में जो यहां पर है उसमें बोलेगा कि रिड्यूस मनी सप्लाई किया जा सकता है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आप चूज करोगे मनी सप्लाई को रिड्यूस या इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ गया था क्वेश्चन पेपर में। अगला है 8th नंबर क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड, और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अगेन एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक्स ऑफ एक्स एंटे कंसेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9 एसक्यूपी में था, तो पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 9 में सेम कंसेप्ट से रिलेटेड एक्स एंटे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं दोस्तों, डेट नंबर 65 के बाद आप ढूंढिएगा और उसमें एक्स एंटे डिमांड और एक्स एंटे एएस या इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इनसे रिलेटेड जो वीडियो है प्लीज उसको अच्छे से देख लेना। 10th नंबर क्वेश्चन है एग्रीगेट डिमांड में सेविंग कर्व से रिलेटेड। ये है दोस्तों असर्शन रीजन बेस्ड। 11th नंबर क्वेश्चन से चालू जाते हैं बड़े क्वेश्चन, वैल्यू एडेड मेथड का, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में 3 नंबर का क्वेश्चन। फॉरेन एक्सचेंज में फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम में या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कैसे डिफाइन होता है। तो एसक्यूपी में 12th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में भी 12th नंबर क्वेश्चन है। ये था दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन, और 12th नंबर का जो ऑप्शन है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। ये ऑप्शन में 3 नंबर का था। तो ये पहला ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का क्वेश्चन है जो पिछले 2 साल के एसक्यूपी पे तो नहीं था, लेकिन 2 साल पहले के एसक्यूपी दैट इज 22-23 में था। तो पढ़ लीजिएगा।
ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये जरूर टॉपिक दिखेगा, अच्छे से करके जाना। इससे रिलेटेड एक वीडियो, न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी एनएससीसी के यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, आप उसको अच्छे से देखेंगे। वहां करीबन मैंने 85 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो यूट्यूब में डला हुआ है, एज इट इज देख लीजिएगा। बैंकिंग ध्यान से समझो दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है और वो भी है 4 मार्क का क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन, एक छोटे से टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन और एक सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, आपको समझ में आ रहा होगा। 15th नंबर क्वेश्चन जो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये फंक्शन से रिलेटेड, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, गारंटीड, आप बेट लगा लो, एक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक तो आ रहा है। ये 2 पेज के जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है, जिसमें कंट्रोल क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ करेंसी, फिर बैंकर्स बैंक, बैंक टू द गवर्नमेंट, ये जो 1.5-2 पेज है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान से समझो। 16 नंबर क्वेश्चन 15 का ऑप्शन, रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच कौन सा रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन है कि पॉजिटिव रिलेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो 15th नंबर के एसक्यूपी में, और सेम टॉपिक दिख रहा है अपने को क्वेश्चन पेपर में 15th नंबर क्वेश्चन, ये सेम है। अगेन डिस्कस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर 3 नंबर का था और प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड 3 नंबर का था। तो इसका मतलब मेथड्स बार बार आ रहे हैं, और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एंड डिफ्लेटर, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज प्राइस इंडेक्स, ये वाले क्वेश्चन आ रहे, 3 नंबर का है। 17 में अगर अपन देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस डेफिसिट, इसमें ना क्या किया था, इसमें कैसा ना ट्रेंड दिया है, एक डेटा दिया है, उसके बेसिस पे आपको डेफिसिट पे एनालिसिस आपको बताना है। ये मैंने कवर करके रखा है दोस्तों, पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो कवर कर लिया हमने। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव बार बार आपको काम आने वाले हैं। एसक्यूपी में ये 17 नंबर क्वेश्चन है, तो पेपर में 16th का ए था, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेफिसिट का एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव और डेफिसिट को, बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से रीड करके जाएंगे। और खास करके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इनकम एंड वेल्थ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अभी तक 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव से बार बार दिखे हैं। क्वेश्चन अब चालू करते हैं दोस्तों, आईडी का फर्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, 1 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू। इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर में कार्व कमिटी और फर्स्ट आईपीआर से रिलेटेड एमसीक्यू है, फर्स्ट आईपीआर 1948 का, ये आपको याद रखना है। 20th क्वेश्चन, इंडिया चाइना पाकिस्तान का स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड 20 का क्वेश्चन है एसक्यूपी में, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अगेन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको चाइना की इकोनॉमी के बारे में पूरा नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर है 21, रूरल डेवलपमेंट के नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का 1 नंबर का क्वेश्चन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपको पहले से ही पता है, मनी लेंडर, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, रिच लैंडलॉर्ड्स और फैमिली या रिलेटिव्स, ये एक टॉपिक है जो रूरल डेवलपमेंट में ज्यादा उसको पढ़ा नहीं जाता, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा ये। डिफरेंट हैपनिंग्स, पीरियड एंड हैपनिंग, अगेन देखो जो आपको डे वाइज, डे 12 मतलब कल से, जब आप कल सुबह उठोगे तो आपको जो लिंक आएगी उसमें पीडीएफ अपलोडेड रहेंगे, उस पीडीएफ से आपको डेली सुबह उठ के उसको रीड कर लेना है, तो ये हैपनिंग और डेट्स और डेटा वाले क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, मेरी गारंटी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 23 क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, पिछले साल के एसक्यूपी में, पिछले साल के एसक्यूपी में और 22-23 में एक ही ह्यूमन कैपिटल के सोर्स रिलेटेड क्वेश्चन बार बार दिख रहा है, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 24th क्वेश्चन था इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, वो है 1917, दैट इज चाइना। 23-24 के भी एसक्यूपी में चाइना का रिफॉर्म, 22-23 में भी चाइना का रिफॉर्म, और इस साल भी चाइना के रिफॉर्म से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, वो था 1 नंबर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी स्टेटमेंट बेस्ड। आगे चलते हैं 25th, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन।
बेसिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक 26 में असर्शन रीजन बेस्ड। इंडिया चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में 1 नंबर असर्शन रीजन बेस्ड। अब चालू होता है दोस्तों यहां पर 3 to 4 मार्क क्वेश्चन। एनवायरमेंट की जो ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक है, यहां एक पिक्टोरियल क्वेश्चन था 3 मार्क्स का आएगा। तो एक पिक्टोरियल तो मान के चलो एनवायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बार बार आ रहा है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो पिक्टोरियल वीडियो है वो आपको मैं 15 या 16 को दे दूंगा। जब तक कि आपका आईडी और मैक्रो अच्छे से हो जाए उसके बाद ही मैं आपको पिक्टोरियल दूंगा, अभी देने का कोई सवाल नहीं उठता, पहले आप रिवीजन कर लीजिए। 29th में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है, लेकिन उसका सेकंड देखो, रोल ऑफ रूरल बैंकिंग। ये आपके एसक्यूपी में 29 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंपेयर एनालिसिस मैंने आपको समझाया दोस्तों पीवाईक्यू के डिस्कशन में कि जब भी कंपेयर एनालिसिस वाला, डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आए तो उसमें आपको 3 पार्ट में आंसर देना है। 3 पार्ट में आपको सबसे पहले कंपेयर करना है, एनालिसिस पे जल्दी से जंप नहीं करना है। एनालिसिस तभी आप करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता हो, नहीं तो कंपेयर करने के बाद फैक्ट्स में आपको लगता है ओपिनियन वर्ड यूज करें। 31th न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड महारत्न कंपनी का 1 नंबर का क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी में लैंड सीलिंग से रिलेटेड 3 मार्क का क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक 4 मार्क का क्वेश्चन। एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो ऑप्शन बेस्ड था दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया। 32 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 मार्क्स का था। और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन मतलब बेसिक ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो सोशल प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये जो बेसिक नॉलेज है उसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 33 में रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड 2 नंबर का, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से 2 नंबर का, और प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2 नंबर का। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बार बार रिपीट कर रहे हैं और रूरल क्रेडिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज रूरल क्रेडिट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों, एजुकेशन कमीशन 1964-66। देखो एसक्यू पे में 33 था और उसी साल के पेपर में 33 सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठा के दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट में कंसेप्ट ऑफ कैजुअल वर्क था, ये ऑप्शन में था 3 नंबर का, कैजुअलाइजेशन से रिलेटेड। वो ऐसा क्वेश्चन है जो चांसेस अगर आएगा भी तो ये या तो एनालिसिस बेस्ड आएगा या केस स्टडी बेस्ड आएगा। अगर डायरेक्ट आगे तो बहुत अच्छी बात है, सीधे पूछेगा कि हमारे कंट्री में रीजन फॉर कैजुअलाइजेशन या कैजुअलाइजेशन बढ़ने के क्या इंपैक्ट है और उसमें क्या रीजंस है। 34th क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक। यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन और बफर स्टॉक से रिलेटेड एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस है वो टॉपिक आपके लिए बार बार इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। यहां पे खत्म करते हैं दोस्तों एसक्यूपी 2022-23। कल 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक जो आपको मैंने आज जो स्ट्रेटेजी वीडियो जो आपने 8 बजे देखी थी उससे रिलेटेड आपको काम करते रहना है। जो भी डाउट आपको रहेगा वो मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट करिए, डीएम करिए, क्लियर है। और सारी चीजें आपको दी गई हैं, उनको फॉलो करिए और अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं 12 तारीख दैट इज कल से 10 बजे से लेके 4 बजे तक आपको 4 वीडियो आने वाले हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो सारी चीजें मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बता दी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।